आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास को हम लोग अगर बीच से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। अगर हम लोग कहीं से भी उठा के पढ़ लेते हैं ना तो उसे हमें समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा ये चीज़ समझिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को उसे 3 स्टेप में बांट देना चाहिए। जिस तरीके से बच्चा अगर पैदा होता है तो उस बच्चे का पैदा से लेके उसके बड़ा से लेके उसके बुढ़ापे तक का 3 स्टेप होता है। इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का यही 3 होता है जिसको आप लोगों को समझ लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको इतिहास को पढ़ना है और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट करें और इसका स्टार्ट है क्या, किस तरीके से। तो हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग का जो इतिहास है इसका स्टार्टिंग बेसिक है क्या, इसके बारे में पूरा अच्छे से आप लोग को ध्यान में अपने रखना होगा। आपको मैं बहुत बार बताई हूँ कि आपको 3 स्टेप में कौन सा इतिहास जो है ना, इतिहास को आप लोग एक तो आप एकदम पूरे जब से जिसका जन्म हुआ था वहाँ से उठाइए। जैसे आदि मानव का जहाँ से जन्म हुआ था वहाँ से पढ़िए, जिसे हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं या हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। तो यानी हम लोग कहाँ से उठाते हैं, जब आदि मानव का जन्म हुआ था उसके जन्म से हम लोग उठा लेते हैं। ये हमारा मतलब कि ये क्या है, मैंने बताया है अभी आपको कि जब बच्चा पैदा होते हैं तो 3, एक तो उनका बचपना के बाद हम लोग उनके जवानी को देखते हैं, 18 साल का जो उम्र होता है उसके बाद वाला, और 60 साल के बाद जो उनकी बुढ़ापे वाली उम्र होती है उसको। तो उनके ये तीनों स्टेप देख लेते हैं किस तरीके से उनको उस समय में उसने क्या क्या किया था, कब उसका पढ़ाई हुआ था, कब उनकी नौकरी हुई थी और कब बुढ़ापे में वो अपने घर पे रहने लगे थे। इसी तरीके से हमारा इतिहास है या किसी भी सब्जेक्ट को उठा हम सकते हैं। अब हम लोगों को इतिहास में प्रागैतिहासिक में हम देखते हैं कि पाषाण काल के विषय में देखते हैं कि जब आदि मानव पैदा हुए थे, यानी धरती पे आदि मानव जब आए हुए थे तो उस आदि मानव का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। और आदि मानव जब आए थे तो उन्होंने ऐसा क्या क्या चीज़ें किया था प्रागैतिहासिक में, उसके बारे में हम लोगों को समझ में पूरा आ जाना चाहिए। जैसे हम लोग उस पाषाण काल को हम पूरा पाषाण भी कह सकते हैं, यानी कि जिस समय एकदम पुराना पाषाण था, उस समय स्टोन काल था। यानी कि क्या था, स्टोन का वो समय मतलब पत्थरों का समय था। जब आदि मानव हुए थे ना तो पत्थर बहुत ज़्यादा उस समय, देखो पत्थरों के टकराने से ही आग का खोज आदि मानव ने ही कर लिया था। ये पूरे पाषाण में हुआ था, यानी पुराने पाषाण में उसने खोज कर लिया था इस चीज़ का। उसके बाद में हम लोग अब आदि मानव जन्म ले लिया और आदि मानव ने अपना भोजन के लिए पर्याप्त जगहों पे दौड़ने लगा। सबका पेट है, उस पेट के लिए वो भी दौड़ लगा रहा है। तो आदि मानव ने पूरे पाषाण में उसने अपने लिए भोजन का इंतजाम किया। क्या किया, भोजन का इंतजाम किया। भोजन कैसा, यानी जानवरों को मार के वो खाना स्टार्ट कर दिया था। वो पूरा पाषाण में था, उसके लिए कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं। तो ये था आपका, ये बेसिक वाला नॉलेज है, उसको उठा लिया आपने कि आदि मानव ने पैदा हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आदि मानव मध्य पाषाण में, जैसे ही आप मध्य पाषाण को पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आदि मानव किस तरीके से अपने तन को ढकने लगे थे, पत्तों से ढक रहे थे, किससे ढक रहे थे। तो उनके बारे में धीरे धीरे, क्योंकि पहले जो आदि मानव थे तो वो आदि मानव बहुत झुक के चलते थे, एक बंदर के टाइप, लेकिन धीरे धीरे मध्य पाषाण में चेंजिंग होने लगा था। अब आदि मानव ने किसी का, जैसे कि अब ये सब क्या करते थे, देखिए पूरे पाषाण में उसको भूंज के खाना स्टार्ट कर दिए थे, जो मांस को खाते थे। धीरे धीरे मध्य पाषाण में उसने अंत्योष्टि करना स्टार्ट कर दिया कि किसी चीज़ को मतलब कि दफना देना, गाड़ देना, मतलब अंत्योष्टि करना, ये सब धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिए थे। आभूषण समझ गए थे कि इस हड्डियों का हम लोग आभूषण पहन सकते हैं। जिस तरीके से आज हम लोग ये कान, नाक, गाल, गले ओले, मंगलसूत्र सब कुछ पहनते हैं, इसी तरीके से वो सब भी हड्डियों का, किसी भी चीज़, जानवर का हड्डी लटका लेती थी औरतें वहाँ की, तो वो भी ये काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो आगे। अब आदि मानव ने 9 पाषाण में घुसे। अब उस समय आदि मानव से मानव के टाइप हो गए थे, तो 9 पाषाण में उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में जो खेती हुई थी
सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो खेती हुई थी, 7000 ईसा पूर्व की बात है, BC की बात है। उस समय आपने वहाँ पे पढ़ लिया कि इस तरीके से उसने क्या क्या किया था। उसके बाद आपने ताम्रपाषाण देखा कि तांबे का खोज कर लिए थे। अब जैसे खेती करेंगे नवपाषाण में, तो वैसे उनके लिए घर भी चाहिए, तो वो अपने लिए घर भी बना लिए, यानी आवास का भी इंतजाम कर लिए। और उसने पहिए का भी यहाँ पे खोज कर लिया था। नवपाषाण में इसने धीरे धीरे पहिए का भी खोज कर लिया। हर एक चीज़ का यहाँ पे स्टार्टिंग ये करना स्टार्ट कर देता है, हमें क्या क्या चीज़ का खोज कर लेना है। तो ये नवपाषाण हो गया। ये तांबे का भी इसने खोज कर लिया था। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक, ये क्या है इनका, कि ये हम लोग समझ लिए कि उनका बचपना ये बीता हुआ है। एक तरीके से इनका बचपना हमने समझ लिया कि प्रागैतिहासिक में हम लोग पाषाण काल में जो देखे हैं, इनके बचपना के टाइप में इनके पास उतना यहाँ पे लिखित स्रोत कोई मिला ही नहीं। उसने कुछ लिखना पढ़ना जानते नहीं थे लोग। उस समय के प्रागैतिहासिक में कोई लिखे पढ़े लोग नहीं थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन वहीं पर जब आए आधे ऐतिहासिक में यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ मिला था, लेकिन जो लिखा गया था उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। ये लोग ऐसे चीज़ों को लिखे थे। वही आए, वही आगे बढ़े। अब वही आगे बढ़े तो उसे हम लोग आधे ऐतिहासिक कहते हैं। अब हम लोग आधा इतिहास में घुसे हुए हैं, आधे ऐतिहासिक कहते हैं। इसका मतलब है कि आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग घुस गए। यहाँ पे प्री हिस्ट्री था, एकदम प्री हिस्ट्री, यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री में हम लोगों ने घुस गए। जब हम प्रोटो हिस्ट्री में घुसेंगे तो हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं। अब इन लोगों ने क्या क्या किया था, ये छोटे बचपना की बात है। अब उसके बाद आपको पता है कि बचपना के बाद हम लोग नौकरी करना 18 के बाद स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सब भी सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता थी क्या? एक नदी थी जो मानसरोवर से निकलती हुई, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई नदी जो आ रही है, जो अपने जम्मू कश्मीर, जो भारत का ऊपर वाला साइड जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए जो सिंधु का पानी, मतलब नदी अपना अरब सागर में जो पानी गिरा देती है, वो सिंधु नदी। तो उसी को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, या फिर हम उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसी को हम लोग आधे ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। अब इस तरीके से उस मानव आगे बढ़ते गए और उन्होंने क्या किया कि इन सिंधु नदियों के पास में कुछ कुछ स्थानों पे अपना अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिए और उस घर में ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि वो लोगों ने घर जो बनाया था तो इसी नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे जो होती है ना तो फसल अच्छी होती है। अब नदी के किनारे ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए। तो जो सिंधु की सहायक नदियाँ थी, सिंधु की बहुत सारी है, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी जो नदियाँ हैं ना, तो इनके आसपास में लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे आदि मानव। अब ये लोग अपने लिए घर बनाए, कहीं भी मान लीजिए पाकिस्तान में, फिर उसके बाद पाकिस्तान में कुछ कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ सिंधु नदी की पानी जा रही है वहाँ तक। अब ये हमें पता कैसे चले कि कहाँ से कहाँ तक वो लोग अपना स्थान बना लिए थे, सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक थी, ये चीज़ आपको समझना होगा एक बार। देखिए सॉरी, जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जो निकली हुई है, वहाँ पे जो स्थान पे जहाँ जहाँ स्थान पाया गया है कि कहाँ कहाँ घर जब बनाया गया है, वो त्रिकोणा आकार का था। ये त्रिकोणा जो सिंधु सभ्यता है, इसके आकार कैसा है तो त्रिकोणा आकार का है। कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है कैसा है, त्रिकोणा आकार। अब आप लोग के माइंड में होगा कि ये क्या है त्रिकोणा आकार। ये है कि जो इन लोगों ने घर बनाए थे आधे ऐतिहासिक में, जो इन्होंने घर बनाए थे, वो यहीं से लेके यहाँ इसके बीच में जितने भी लोगों ने स्थान को, बहुत सारे स्थान को अपने अपने जगहों पर लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो लास्ट वाला पूरब में जो था ना, लास्ट मान लीजिए कि आपका ज़मीन है, आपका कोई ज़मीन है, आपके गांव का खेत है और खेत यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ही है। इसी में आपने इतना, ये खेत है, ये वाला खेत है, ये वाला खेत है, ये वाला आप ही का खेत है, ये भी आपका है, लेकिन इधर आपका नहीं है, इधर आपका नहीं है, ना इस साइड है ना तो इस साइड है। इसी तरीके से ना तो इस साइड कोई स्थल मिला था ना इस साइड कोई स्थल मिला था, इधर उधर नहीं मिला था। लेकिन जो भारत का अगर आप लोग मैप उठा के देखोगे तो उसमें सिंधु सभ्यता का जो मैप मांगोगे, यानी त्रिकोणा आकार का जो बनाया गया है,
यानी मान लीजिए कि कोई अगर पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इधर वाला एरिया जो भी है, इधर से लेके मान लीजिए कि इस तरीके से खींचा गया और इस तरीके से और ऐसे, इतने एरिया में सिंधु नदी इधर से आती है और यहीं से इतने ही इसके सहायक नदियों में जो जो जगह पे स्थल मिले हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग को समझ लेना है। तो ये जो सिंधु नदी की जो ये सिंधु है ना, सिंधु की कुछ सहायक नदियों के पास में इतने स्थल मिले हैं। तो अब इनको आप लोगों को बहुत माइंड से समझना होगा कि जो ऊपर वाला है, जो मान लीजिए कि ऊपर वाला एरिया है, ये मांडा है। जो ऊपर वाला एरिया है मांडा है, ये चिनाब नदी के पास में है, इसके ऊपर कोई स्थल नहीं था। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के साइड में है, इसके साइड इधर ये दास्क नदी के पास में है, इसके इधर कोई नदी नहीं था। आलमगीरपुर पूर्व के साइड में है और ये हिंडन नदी के पास में है, इधर भी कोई अब स्थान नहीं था। और ये जो पश्चिम वाला दक्षिण वाला एरिया है, ये दायमाबाद है, दायमाबाद ये प्रवरा नदी के पास में है, इसके बाद भी कोई स्थान नहीं है। यानी कि इतने दूरी में ये सारे जितने भी स्थल पाए गए हैं, जैसे मान लीजिए कौन सा, मान लीजिए हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है, तो इधर साइड जो पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान वाला एरिया में हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पे हड़प्पा है, जो कि वो लोग अपना स्थान बना लिए थे, अपना घर बना लिए थे, उसे घर में वो लोग रहते थे। एक गांव जैसे आप लोग का गांव है ना, इसी साइड में लोग अपना अपना घर बना लिए थे। तो हड़प्पा में जब खोदा गया तो रावी नदी के तट पे है, वहाँ पे भी बहुत सारे चीज़ मिले थे, जैसे हाथी का खोपड़ी हो गया, हर एक चीज़ वहाँ पे, जैसे कुमार का चाक हो गया, श्रमिक आवास हो गया, स्नानागार हो गया, हर चीज़ मिले थे वहाँ पे। जो रहते थे लोग ना, तो अपने सामान सारा कुछ जुटा के रखे, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, फ्रीज, कूलर, एसी, पंखा, सब कुछ आपके घर में मिलेगा। इसी तरीके से वो लोग भी अपने घर में हर एक चीज़ रखते थे। लेकिन उस समय एसी, कूलर, पंखा वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला ऐसा चीज़ कोई नहीं था। ठीक है। अब इसके बाद में मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो भी स्थान एक मिला है, ये भी पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु नदी के तट पे है। चंदहुदड़ो है, कालीबंगा है, बनावली है रंगोई नदी पर, और रोपड़ है सतलज नदी पर। ये सारे जो आपको स्थान मिल रहे हैं, ये सब के सभी सिंधु के पास हैं। तो जो ज़रूरी है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और इनका चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला हुआ है ये आपको जानना होगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। कालीबंगा में क्या मिला है, रोपड़ में क्या मिला है, सब के सब आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप लोग को क्या क्या मिलेगा। ये तो आपको समझ में आया होगा कि इनकी ये बीतती गई जिंदगी। अब धीरे धीरे अब इसके बाद में आदि मानव और आगे बढ़े, यानी कि अब ये सिंधु सभ्यता खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग सिंधु की अब खुदाई करते, हड़प्पा की खुदाई जब होती है पहली बार 1921 में, दयाराम साहनी जब करते हैं 1921 में, दयाराम साहनी जब इससे खुदाई करवाते हैं, तो देखिए 1921 में खुदाई होती है, ये कितने सालों की बात है। लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे लोग भी थे, यहाँ की खुदाई हुई तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिले थे। तो 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा की खुदाई करवा दी। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने करवा दिया था 1922 में। यहाँ पे भी पता चला बहुत सारे कुछ इसमें भी मिले हैं, बड़ा बड़ा स्नानागार मिले हैं, नहाने वाला सीढ़ीदार मिला है, वहाँ पे मकान मिला है, ईंट का, पक्की ईंटों का मकान मिला है, सब कुछ यहाँ पे मिला। तो ये आपको यहाँ तक तो राइट आपको समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत होगी। अब जब बाढ़ आई थी ना बहुत तेज़ी से, जैसे कि सिंधु नदी की जो बाढ़ है, सिंधु नदी में बहुत तेज़ी से बाढ़ आ गया, उससे हर एक जगह इन लोगों का स्थान दब गया। और दबने की वजह से आज भी आपको पता होगा कि आपका जब पहले पुराने ज़माने के जब मट्टी का घर था, तो मट्टी के घर में हम लोग का खुद ही घर था कि जिसमें हम लोग नीचे हेल के जाते थे, कि यहाँ पे मतलब हेलना पड़ता था, पैर नीचे रखना, और जो हमारा रोड था ऊंचा हो जाता था। तो ये बहुत सालों की बात है, ये बहुत खुदाई हुआ तो मिला, बहुत नीचे नीचे मिला है जगहों पे, बहुत साल की बात है, ये लोग वहाँ पे रहते थे। ये था आपका सिंधु सभ्यता। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को इतिहास नहीं मिला कहीं, ये तो आदि मानव का इतिहास मिला, जो आदि मानव थे इनका इतिहास मिला। लेकिन जैसे ही हम लोगों को अब पता चलेगा कि हम लोगों को अब पढ़ना क्या है, अब हम लोगों का आएगा इतिहास। 3 स्टेप में बताई हूँ, तो ये तो आपको दोनों मिल गया। अब मिल गया आपका इतिहास, और इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, इतिहास अब हम लोग शुरू कहाँ से करें, ये स्टार्टिंग था। अब हम लोग को इतिहास कहाँ से शुरू करना है, तो वैदिक काल से। कहाँ से हमें स्टार्ट करना है इतिहास को, वैदिक काल से।
यानी वैदिक काल वो है जिनमें हम लोगों को वेदों के बारे में पता चला। वेद क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, वेदांत क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ये हम लोगों को इनसे पता चला। जब हम लोग इतिहास में पढ़ने गए तो हम लोगों को महाभारत, रामायण, गीता जो भी पढ़ना है हम लोगों को इसमें मिला। आगे बढ़ते गए तो महाभारत के बारे में, रामायण के विषय में, सब कुछ के विषय में हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो हम लोग को वैदिक काल जो है, वैदिक काल को जो 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था ऋग्वैदिक और एक था उत्तर वैदिक। अब जो वेद हैं, वैदिक काल में हम लोग को वेदों की जानकारी मिली तो वेद 3-4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। लेकिन इनको भी 2 भाग में बांट दिया गया था। ये क्या था 2 भाग में? ये एक था कि जो ऋग्वैदिक में हम लोगों ने देखेंगे कि इसमें हम लोग को जो वेद देखना होगा, तो वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये ऋग्वैदिक में मिलेगा। और उत्तर वैदिक में हम लोगों को अर्थर्वेद मिलेगा, यानी कि 1 वेद इसमें और 3 वेद उसमें मिलेंगे। उसके बाद हम उसमें उपवेद, वेदांग ये सब पढ़ लेंगे। वेदों के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। अब आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई कि हम लोग का वेद किस तरीके से इसे लिखा गया था। कहा जाता है कि इसे अपुरुषों ने लिखा था, पुरुषों द्वारा नहीं, अपुरुषों ने इसे लिखा था। इसे मतलब झोपड़ी में बैठ के नहीं, इसे खुले जगहों पे लिखा गया था, ये कहा जाता है। अब वेद आप लोग देख लिए। अब वैदिक काल में आप लोगों को समझ, ये देखिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, वैदिक काल आपको पढ़ना है, आपको बस एक ट्रिक बता रही हूँ किस तरीके से। ये भी एक ट्रिक है इतिहास का कि आपको इस तरीके से इतिहास को समझ लेना है, ठीक है। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे वैदिक काल में ये सब वेद के बारे में पढ़ लिया, तो जब हम वेद के बारे में पढ़े तो उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे कि जो आगे आगे लोग आएंगे तो जैन धर्म को फॉलो करेंगे और कोई जो बौद्ध धर्म है इसको फॉलो करेंगे। तो जो जैन धर्म थे वो महावीर स्वामी थे, तो उन महावीर स्वामी के विषय में हमको समझना होगा जैन धर्म में। और हम लोग को जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के विषय में समझना होगा। तो इन दोनों लोगों के विषय में हमें जानना जरूरी है, तो हम इनके बारे में समझ लेंगे। जैसे ही हम इन दोनों लोगों के बारे में पढ़ लेंगे, इनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये लोग क्या क्या किए थे, क्यों घर छोड़ के गए थे, इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, ये महानिर्माण क्या होता है, ये निर्माण किस तरीके से ये निर्माण करते थे, महावीर स्वामी का हुआ था, इनका महानिर्माण हुआ था, ये सब क्या है इनके बारे में। तो इनके बारे में आप लोग वीडियो एक महावीर स्वामी का देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी में आपको चैनल पे मिलेगा आपको, ठीक है। इस 16 उसके बाद हम लोग जैसे इनके बारे में पढ़ लेंगे तब हम 16 महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे। और 16 महाजनपद में से हम लोग 16 महाजनपद को नहीं, मतलब उनके कुछ कुछ जनपदों को जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग मगध महाजनपद के विषय में, गंधार मतलब कंधार वाला में, इन सबों के बारे में हम लोगों को समझना ज़रूरी है। इसमें जो हम मगध महाजनपद पढ़ेंगे, क्योंकि मगध महाजनपद इसलिए हम पढ़ेंगे क्योंकि ये महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद बन गया था उस समय का। क्या था महाजनपद? ये 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व की बात है। इस समय का क्या ऐसा चीज़ था कि इसके बारे में हमें पढ़ना है? हाँ, अब ये चीज़ आप लोग को सवाल आएगा। जो मगध महाजनपद है, ये 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद है। क्योंकि मान लीजिए कि भारत का ये छोटा सा एरिया, ये भारत का जो एरिया है मगध का, छोटा सा इस साइड था, और इस एरिया मगध को धीरे धीरे विशाल कर दिया गया और इसे अखंड भारत में घोषित कर दिया गया था मगध महाजनपद को। यानी जब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, मौर्य वंश चल रहा था तब। तो इसमें हम लोगों अब वंशज के विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मगध में 7 वंश आए थे, जिनका नाम था हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। ये 7 के 7 वंशज चले थे जो मगध महाजनपद को बहुत विशाल बना दिए थे। और इसी मौर्य वंश के समय में सिकंदर
आया था आक्रमण करने, यानी भारत पर जीत पाने के लिए। उसे विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि वो पूरे विश्व पर राज करके और सोचा कि हम चलते हैं भारत पे भी राज करने। इसी के समय हम लोग चाणक्य के विषय में समझेंगे, हम लोग सिकंदर के विषय में, ये भी आप लोग देख लेना क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बनाया गया है और मैं आपको लिए इसी यूट्यूब पे डाल के रखी हूँ, इसी अपने चैनल पे। इसमें आप लोग सिर्फ महाजनपद के विषय में संतोषी मैम उसमें डालोगे। हमारे चैनल का नाम तो आप लोग के सामने ही होगा कि क्या है, संतोषी मैम कोचिंग सेंटर गुड़गांव के नाम से हमारा चैनल है, जिस पे आप लोगों को पूरे हर एक वीडियो इतिहास से इस पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जरिया है ये आपको समझने का सिर्फ। अब आपने वेद पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया, उपवेद उपनिषद इन सबों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब 16 महाजनपद में अब 7 ये सातों के बारे में पढ़ लिए। वैसे ही विदेशी आक्रमण होता है, विदेश से जो हुंड वाले सक्को वाले आक्रमण करते हैं। फिर कनिक्स का जो होता है, जो कुषाण वंश, इसके बाद हम कुषाण के बारे में समझेंगे। कुषाण के बारे में आपने समझा। कुषाण वंश को समाप्त करके गुप्त वंश आ जाता है और गुप्त वंश को समाप्त कर करके आ जाता है, जो गुप्त वंश को समाप्त हो जाता है तो आता है वर्धन वंश। इस तरीके से हर एक वंश को समाप्त कर देता। अब इसमें आप कहोगे अशोक के विषय में आपने नहीं बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में नहीं बताया। देखो आपको बताई जो 16 महाजनपद है, जिसमें से हर्यंक वंश जो है पहला ए वंश है और इसका जो शासक था जिसका नाम था बिंबिसार, इसका संस्थापक मान लीजिए, उसी का बेटा अजातशत्रु था, उसी का अजातशत्रु का बेटा उदयन था। ये तो आपको पता है। नागदशक आया था, इसको ख़त्म कर दिया था कौन? शिशुनाग ने। हर एक सेनापति हर एक वंशज के राजा को ख़त्म करने के बाद अपना वंशज स्टार्ट कर लेते हैं। ये इतिहास की पुरानी एक रीति है। अब इस रीति को आप लोग को समझना होगा कि हर एक वंश के हर एक शासक को ख़त्म करने के बाद, जैसे कि उसका सेनापति ही ख़त्म करके अपना वंशज स्टार्ट कर लेता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पूरा समझ लेना है। ये आपका नींव है जो नींव मैं डाल रही हूँ इसमें, कि आपको ये नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। जो नींव होती है ना, वो जिस पे हम लोग दीवार उठाते हैं, उस नीचे का जो नींव होता है गांव में, उसे क्या कहते हैं? नींव कहते हैं ना, कि ने भरते हैं ये सब। तो नींव के बारे में, ये नींव है जिसको मजबूत करना है। तो सिर्फ हम मजबूत कर रहे हैं आपको, नहीं तो पढ़ाया तो गया है आपको, बस आपको समझना है। सिकंदर किसके समय में आया था? नंद वंश के समय में आया था। इसका सेलुकस, सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, आया था मौर्य वंश में, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय। अशोक ने कलिंग पे हमला करके 261 में लाखों लोगों को ख़त्म कर दिया था। मतलब हजार लाख, ये जो भी लाख 1.5 लाख कह लीजिए, इसने खून की नदियां बहा दी थी। ये बात कर रही हूँ कि इतने लोग थे कि लोगों को ख़त्म कर दिया, हजारों को काट डाला, यही कहा जाएगा ना। अब वहाँ पे गिनती हम नहीं करने गए थे ना, आप करने गए थे, ठीक है। वहाँ पे काट डाला। शिशु नागवंश के विषय में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबके विषय में आपको धीरे धीरे 7 वंशज के विषय में आप लोग वीडियो देख लेना। फिर विदेशी आक्रमण हो गए थे। कुषाण वंश का जो कनिक्स संस्थापक था ये भी आया था, ये भी यहीं पे लूटा, भाई यहाँ पे रहा, इसको हटा के आ गया गुप्त वंश। देखिए अब आप लोगों को धीरे धीरे पूरे वंशज के विषय में देख लेना होगा। वर्धन वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, सेन वंश, पाल वंश, गौड़ वंश, चंदेल वंश। अब फिर उसको विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखना होगा, बहमनी के बारे में देखना होगा। जो मान लीजिए कि भारत के इस साइड में, कर्नाटक वाले साइड में, इस साइड में और इस साइड में, एक साइड में है आपका विजयनगर और एक साइड में है बहमनी। बहमनी विजयनगर को आपको बड़ी ध्यान से समझना होगा, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने। इसके बाद में जो कश्मीर में हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कश्मीर वाला,
कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इसके विषय में आपको देख लेना होगा। ये जो काकतिया है, ये इन सबों के मैत्रक में, असम असम वाला में एरिया में जो जो वंश चल रहे थे, इसके बारे में, भारत में पूरे जगह पे जितने वंश चल रहे थे सबके बारे में पढ़ना होगा आपको। गुजरात है, चाहे किसी भी वंश, कहीं से भी आपको उठा के यहाँ से वहाँ तक पढ़ लेना है। भारत का हर एक कोना कोना में जो वंशज थे, यहाँ पे संगम जो चला था, संगम काल में भी आपको पढ़ लेना है। चेर, पाल, चोल के बारे में, पांड के बारे में, इनके बारे में आपको पढ़ लेना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और किसके बारे में हमें पढ़ना होगा। वैसे हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 में। अब मुस्लिमों ने अपना हमला बोल दिया था 712 में। मुस्लिम में पहला जो मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो आया था भारत में। तो भारत और पाकिस्तान एक में था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में सेलुकस निकेटर ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को दिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था, इसने दे दिया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दहेज में, क्योंकि बेटी भी दिया था और अपने बेटी भी दिया था और उसको भी दे, हेलना उसके बेटी का, लग रहा है हेलना ही नाम था, अपने बेटी को भी दिया था और पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहेज में देकर अपने भी इराक चला गया था। इराक के बेबीलोन में सिकंदर की भी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे जैसे ही ये सब आप लोग पढ़ोगे मुस्लिम आक्रमण कि मोहम्मद गौरी आया, पहले मुस्लिम ये आया था, अरब यात्री आया था मोहम्मद बिन कासिम, फिर गौरी आया, गजनी आया, फिर गौरी आया, और गौरी के बाद आ जाता है उसी का सेनापति जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश ने ये दिल्ली का स्थापना कर देता है और धीरे धीरे आगे अपना वंशज चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए गुलाम हो गया। अब ये जैसे ही ये बहुत सारे इसमें आपको पढ़ना पड़ जाएगा गुलाम के विषय में। लास्ट में आता है लोदी वंश। देखिए 5 वंशज आते हैं दिल्ली सल्तनत में, चाहे आपका गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोदी वंश। लोदी वंश में ख़त्म करने के बाद किसको? इब्राहिम लोदी को, जो पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, तो बाबर ने ही तो इसे हरा दिया था। किसको? इब्राहिम लोदी को। तब ये आ जाता है, आप पढ़ने लगोगे मुग़ल साम्राज्य। जैसे ही मुग़ल साम्राज्य में 19 राजाओं के बारे में आप पढ़ोगे इसी का, जैसे कि बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हर एक बेटा अपना एक वंश, बस सिर्फ देखो दूसरा वंश नहीं आया है इसमें, बस मुग़ल वंश का जितना भी अपना आया था ये बाबर जैसे ही आया, ये सारे के सारे। अब जैसे ही ये ख़त्म आप कर देगा, तुरंत ब्रिटिश अंग्रेज वाले के बारे में आपको पढ़ना, उसका इतिहास पढ़ना होगा। अंग्रेज किस तरीके से आए। 1857 में अंग्रेज़ों ने अपना, पहले ही इन्होंने 1600 में ही अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अंग्रेज़ों ने कर दिया था। ये सब आपको पढ़ना हो जाएगा। फिर आपको गांधी युग पढ़ोगे कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था। जैसे मान लीजिए उन्होंने पहला आंदोलन कौन सा किया, दूसरा कौन सा किया, तीसरा कौन सा किया। जैसे कि आपको चंपारण आंदोलन 17 में बता दिया जाएगा कि चंपारण 1917 में चंपारण आंदोलन हो गया था। 3 कठिया पद्धति जो नील की खेती के चक्कर में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वो हो गया था आपका 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हो गया था। खेड़ा सत्याग्रह में जो कृषि मतलब खेती नहीं हुई थी, उसमें अंग्रेज मांग रहे थे 25% वो क्या मांग रहे थे, टैक्स मांग रहे थे। वो मिल मजदूर में प्लेग फैलने की वजह से वो हो रहा था, फिर भी उनको पैसे नहीं दिया जा रहा था, अंग्रेज नहीं दे रहे थे, वो वाला भी जीते थे। गांधी जी दांडी मार्च क्या क्या चलाए थे, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना होगा। तो अब आपका गांधी युग जो है, इससे आगे मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रही हूँ। यहाँ तक आप लोग अब देखते रहिए, क्योंकि ये सब मैं जो बताई हूँ आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आपको बताई हूँ कि किस तरीके से आपका नींव मजबूत होना चाहिए। अब ये आपको गांधी युग चल रहा है। अब वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग उस देखना कि आपको गांधी युग
बता रही हूँ उसमें आप लोग पूरा उस गांधी जी के बारे में देख लेना। यहाँ तक आपको नी से लेके और पूरे छत तक समझ में आया होगा, और छत पे अब चलने वाले लोग के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।